हेलो एवरीवन, माइक लगाना तो भूल ही गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आपके हाल चाल बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आगाज कर चुके हैं अपने फुल रिवीजन रैपिड फायर क्वेश्चंस का। और आज की क्लास में हम लोग कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, और जो कि अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो हम कवर कर रहे हैं उनकी स्लाइड बना रखी है। सेशन 1 है ये। मेरा नाम मयंक अग्रवाल है और आज मैं आपके सामने रैपिड फायर राउंड लेके आया हूं, जिसमें हम लोग ये 4 पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ब्लड रिलेशन एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। शिवम सर, शिवम सर, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चन लेके आए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं और यहाँ पे इसकी जो फाइल है आप वो लोग वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देखना शुरू करें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने पे हमें पता लगेगा कि हमारी ये जो मेहनत है वो सफल हो पाई या नहीं हो पाई। और ये जो इमेजेस देख रहे हैं, ये इमेजेस आप ही के मकसद से लगाई गई है ताकि आपको कुछ एक अच्छा सा फील आ सके। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और इसमें आपको बेसिकली जो 4 चैप्टर बताए मैंने, कौन कौन से 4 चैप्टर बताए आपको? रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है ना, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ब्लड रिलेशन एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है ना, इन सभी के क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। टोटल 35 क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट सेशन के अंदर मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वर्बली भी सॉल्व हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी शॉर्ट ट्रिक, वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ग्रुप ऑफ 400 सोल्जर्स पोस्टेड एट बॉर्डर एरिया एंड हैड अ प्रोविजन फॉर 31 डेज। माने एक 400 सोल्जर्स को बॉर्डर पे हमने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। और उनके पास 31 दिन का क्या है, खाना है, राशन है, कुछ भी मान सकते हैं। आफ्टर 28 डेज 280 सोल्जर्स फ्रॉम दिस ग्रुप वर कॉल्ड बैक। और 280 सोल्जर को 28 दिन बाद वापस बुला लिया गया। उनसे कहा गया भैया आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग राशन विल बी सफिशिएंट। बताइए कितने दिन के लिए राशन सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है रेशो का। बेसिकली ये रेशो का क्वेश्चन भी नहीं माने आप, ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसका किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज, आंसर है 3, 6, 8, 10। आपको आंसर पता है तो आंसर प्लीज टाइप करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ 400 सोल्जर्स पोस्टेड एट बॉर्डर एरिया हैड अ प्रोविजन ऑफ 31 डेज। माने टोटल राशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल राशन जो होगा वो कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 400 इंटू 31। 400 बंदों का 31 दिन का खाना हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12,400 यूनिट का हमारे पास राशन अवेलेबल है। 12,400 यूनिट का राशन अवेलेबल है। भाई एक बंदा की डाइट मान लीजिए 1 यूनिट मान लेते हैं, तो 400 बंदों की डाइट 400 यूनिट हो गई। 31 दिन तक माने 12,400 यूनिट का खाना हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद आफ्टर 28 डेज 280 सोल्जर्स फ्रॉम द ग्रुप वर कॉल्ड बैक। ठीक है ना, 28 दिन बाद 280 सोल्जर को वापस बुला लिया गया। सबसे पहले 28 दिन के अंदर इन सोल्जर्स ने कितना राशन खर्च कर लिया होगा। तो राशन यूज्ड इन 28 डेज कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 28 इंटू 400। 400 के 400 बंदों ने खाना खाया होगा, है ना। तो दैट इज इक्वल्स टू 28 इंटू 400, दैट इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर का है ये, 1,200 यूनिट का राशन। 1,200 यूनिट का राशन मिल रहा और 280 सोल्जर घर चले गए। तो बचे कितने, टोटल सोल्जर 400 से 280 घर चले गए। 120, सॉरी हाँ, 120 सोल्जर आपके पास बचे।
120 सोल्जर आपके पास बचे और उनके पास कितने यूनिट खाना है? 1200 यूनिट। तो ये खाना कितने दिन के लिए वैलिड होगा भाई? 112 डिवाइड बाय 120 माने ये 10 दिन के लिए हमारे पास राशन बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 डेज आंसर आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है, ध्यान रखिएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैक्सिमम कॉम्बो के अंदर मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक को कवर किया है बार 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 बार, ताकि आपका वो टॉपिक सारी पॉसिबिलिटी आप क्वेश्चंस की समझ सके। क्वेश्चन क्या रहा है? एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग ₹3,60,000 फॉर 5 year पीरियड। ठीक है, इट हैज अ फिक्स रेंटल ऑफ 1 लाख रुपीज। अच्छा, ये तो बुक का क्वेश्चन है सर, ये आईसीआई के स्टडी मेट का एग्जाम्पल है। ये आईसीआई के स्टडी मेट का एग्जाम्पल है सर, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल दे रखा है आईसीआई की स्टडी मेट में। तो एसेट की जो कॉस्ट है, एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? वो है 3,60,000 रुपए। एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 3,60,000 रुपए। और इसका फिक्स रेंट कितना जाता है? 1,05,000 रुपए। कितने सालों तक? 5 years के पीरियड पर। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम, तो ऑन कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी, इज दिस एग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी? ये क्या एग्रीमेंट कंपनी के लिए फेवरेबल होगा या नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे, 1,05,000 की 5 सालों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू आर इंटू ए सब एन एट द रेट ऑफ आई। अब ये जो बच्चे जिन्होंने मुझसे क्लास नहीं ली होगी उनके लिए ये कोई अलग सी चीज होगी, जबकि ये बहुत सिंपल चीज है। जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेस ली उन्हें पता होगा, ये सबसे सिंपल क्राइटेरिया है। अब इसमें एन्युटी कितने की है आपकी? आर का मतलब बेसिकली एन्युटी से है, तो कितने की है? 1,05,000 की। कितने पीरियड के लिए है? 5 पीरियड के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% माने 0.14। अब जरा ध्यान दीजिए, ए सब 5 एट द रेट ऑफ 0.14 कितना होगा? 1 माइनस 1.14 की होल पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.14। ये ए सब एन एट द रेट ऑफ आई की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए 1.14 की पावर -5 निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.14, पावर वैल्यू 1 निकल आई, -1 -2 -3 -4 -5, -1 कर दिया डिवाइडेड बाय 0.14 कर दिया। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू निकल आई ये आई 3.433, 08 करके वैल्यू आ रही है। इसकी मल्टीप्लाई हमें 1,05,000 से करनी है। ये आ गई 3,60,473। माने कंपनी को एसेट की वैल्यू कितनी बढ़ रही है? 3,60,473। तो क्या ये एग्रीमेंट कंपनी के लिए फेवरेबल होगा? नो, इट इज नॉट फेवरेबल फॉर द कंपनी, क्योंकि एसेट की वैल्यू कितनी है? 3,60,000, और एसेट की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कितनी बढ़ रही है? 3,60,473। तो देखा जाए ये कंपनी के लिए फेवरेबल एग्रीमेंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर। When रानी सॉ विनीत, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है ब्लड रिलेशन का। आपके पेपर में भी कुछ इसी टाइप का पेपर रहेगा, एक के बाद एक दूसरा क्वेश्चन आता जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आता रहेगा। तो इससे आपके दिमाग में क्या होगी? जंबिंग होगी। माने जंबिंग का मतलब क्या हो गया कि आपको क्या करना होगा? जंबलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चैप्टर के बाद एक दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें कैसे कैसे हम क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। तो दोस्तों, When रानी सॉ विनीत, रानी ने विनीत को देखा, रानी ने विनीत को देखा, ठीक। She recollected that he is the brother of my grandfather's son. रानी कह रही है he is the, माने विनीत इज द ब्रदर, ये ब्रदर है किसका? ऑफ माई ग्रैंडफादर सन, माने जो रानी है उसके जो ग्रैंडफादर है, जो रानी है, यहां लिख लेते हैं रानी, और उसके जो ग्रैंडफादर है, माने 2 ऑप्शन यहां ग्रैंडफादर आ गए, उनका जो सन है, उनका भाई है, माने ये रानी के फादर हो गए और ये हो गए ग्रैंडफादर। ठीक है ना, ये हो गए फादर। ठीक है। अब वो कह रहा है हाउ इज रानी रिलेटेड टू विनीत? रानी का विनीत से क्या रिलेशन है? रानी कौन है विनीत की? नीज हुई। रानी कौन हुई विनीत की? नीज हुई।
ठीक है ना। और विनीत कौन हुए? रानी के अंकल हुए। बात समझ में आ गई दोस्तों? यहां तक सबको क्लियर है? पहले जवाब दीजिए। दिविशा सिन्हा, अश्वनी पांडे, यला अहमद, आदित्य राज, अर्चित जैन, सुभाषी शर्मा, जितने भी बच्चे हैं उनको सबको समझ में आ रहा है तो एम टाइप करिए, समझ में ना आए तो डी टाइप करिए। बेटा आज पहला सेशन है, आराम से चीजों को समझिए, धीमे 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 करके आपके अपने आप ही सारी चैप्टर की कमांड मैं करा दूंगा, गारंटी मेरी मेरी तरफ से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है ₹5,000 इज इन्वेस्टेड एवरी मंथ एंड इन द अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 12% पर एनम। महीने हर महीने कितना जमा करता है? 5,000 रुपए जमा करता है और इस पे 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली का इंटरेस्ट मिलता है। वो कह रहा है व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। आपसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कह रहा है, माने फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा। तो फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई? इन्वेस्टमेंट वाला केस लगाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट वाले केस में ए इज इक्वल टू क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है? आर इंटू एस सब एन एट द रेट ऑफ आई। आर इंटू एस सब एन एट द रेट ऑफ आई। वो कह रहा है जस्ट आफ्टर मेकिंग 11 पेमेंट, माना 11 पेमेंट उसने कर दी, तो उसके बिहाफ से आपसे पूछ रहा है फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा। अब देखिए जरा, गिवन दैट करके आपको एक वैल्यू गिवन है। ये जो वैल्यू गिवन है ये 1.01 की होल पावर 11, जरा चेक कर लीजिए एक बार, यही वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है? 1.11 01 क्यों करा? 12% डिवाइड बाय 1200 होगा, तो 12 डिवाइड बाय 1200 प्लस 1, 1.01 की इसकी पावर 11 निकालेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो अब जरा एस सब एन एट द रेट ऑफ आई की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? 1 पॉइंट या 1 प्लस आई की होल पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, ठीक है ना। ये मतलब हो जाएगा 1.1156 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.01, ठीक है ना। तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.01 और इनटू में एन्युटी कितने की है? 5,000 की। यह आ गया 57834, लेकिन हमने एग्जैक्ट वैल्यू ली है तो इसलिए हमारा डिफरेंस आ रहा है 1.1156 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 5,000, 57800। यह आंसर आ गया ए। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये सिंपल सा एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन था और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में से 100 में से 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन को मैंने ज्यादा रखा है। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत टफ है, देखने में घबराहट, थरथराहट, ससराहट सब कुछ होगा। क्वेश्चन कह रहा है विच इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोज। जो रो की डिस्क्रिप्शन देता है उसे क्या बोलते हैं? जो रो की डिस्क्रिप्शन देगा उसे क्या बोलेंगे? कैप्शन बोलेंगे? नहीं। बॉक्स सेट बोलेंगे? नहीं। बॉक्स सेट क्या करता है? कैप्शन का मतलब होता है कॉलम्स और सब कॉलम्स। बॉक्स सेट क्या करता है? कॉलम्स और सब कॉलम्स की डिस्क्रिप्शन देता है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस की डिस्क्रिप्शन देता है उसे बोलते हैं दोस्तों स्टब। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टब होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर so as to accumulate rupees 5 lakh at the end of 12 year if the interest is compounded annually at 10%? जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पे कह रहा है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टेड एवरी ईयर। हर साल कुछ पैसा जमा करें जिससे हमें 12 साल बाद कितने पैसे मिल जाए? 5 लाख रुपए मिल जाए, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% का। मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है? एन्युटी पूछ रहा है। एन्युटी की वैल्यू पूछ रहा है हर साल कितना पैसा जमा करें और अमाउंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना है? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख बराबर 5 लाख बराबर एन्युटी हमें पता नहीं, एस सब 12 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.1। तो अब जरा एस सब 12 एट द रेट ऑफ 0.1 कितना गिवन है? दैट इज इक्वल्स टू 1.1 की होल पावर 12 माइनस 1 अपॉन 0.1। ये पूरी वैल्यू आपको गिवन है, जरा ध्यान से देखिए। ये पूरी वैल्यू ए 12 कामा 0.1 का मतलब ये पूरी वैल्यू आपको गिवन है 21.384284। तो आपको इस पूरी वैल्यू को क्या करना है? इसकी जगह ये लगा देंगे। ये वैल्यू कहां जाएगी? 5 लाख के डिवाइड में जाएगी। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 लाख
5 लाख डिवाइडेड बाय 21.384284, यह आ गया 23381.65। आंसर आ गया 23381.65। ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो भाई एनईटी के क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आराम से कोई टेंशन मत लीजिए, तब भी आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। आप चाहे मेरे पेड स्टूडेंट हो, चाहे अनपेड स्टूडेंट हो, कहीं और से आपने पढ़ाई करी है, तब भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में यहाँ पे आने वाली है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द रेशियो 5:2:4:3। इफ सी गेट्स ₹100 मोर देन डी, माने इन दोनों का डिफरेंस आपको 1000 रुपए दे रखा है। अब जरा ये बताइए, ए का शेयर कितना हो जाएगा? 5x, बी का शेयर 2x, सी का शेयर 4x और डी का शेयर 3x। इन दोनों का डिफरेंस माने x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1000 रुपए। तो वो कह रहा है व्हाट इज द बी शेयर? बी की वैल्यू कितनी थी हमारी? 2x, माने 2000 रुपए हो जाएगी। आंसर खत्म, आंसर खत्म। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन आपके सिंपल सिंपल होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा क्वेश्चन कैसे हो गए। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी शोन बाय, माने किसी ब्लू चिप कंपनी का एक कोई नाम है, ब्लू चिप कंपनी, उसका प्रॉफिट कैसे शो होगा? बेल शेप्ड कर्व होगा, यू शेप्ड कर्व होगा, जे शेप्ड कर्व होगा, मिक्स शेप कर्व होगा? सर मिक्स होगा, हमें क्या पता कंपनी कब प्रॉफिट ज्यादा करती है, कब प्रॉफिट कम करती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट। राजू इन्वेस्ट ₹20,000 एवरी ईयर इन अ डिपॉजिट स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब हो गया ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है सर। ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। अगर एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन होगा तो उस कंडीशन में अगर आपको ए निकालना होगा तो फाइनल ए जो होगा वो ए की मल्टीप्लाई 1 + i से करेंगे। और अगर आपको एन्युटी की वैल्यू निकालनी होगी तो जो रेगुलर फाइनल एन्युटी होगी, जो भी आप एन्युटी निकालते हो उसको 1 + i से डिवाइड करेंगे। ये दोनों में से एक केस जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है ना? अब वो कह रहा है राजू इन्वेस्टेड ₹20,000 एवरी ईयर, तो आर तो निकालना नहीं होगा क्योंकि एन्युटी की वैल्यू हमें गिवन है। एवरी ईयर डिपॉजिट स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर। टाइम पीरियड कितना हो गया? 12 साल। टाइम पीरियड कितना हो गया? 12 साल। एज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस डिपॉजिट इज 7% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7% पर एनम का। What will be the future value of this annuity given that this value equals to this? तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपको पावर 12 गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो आप इसका यूज करेंगे तो ए बराबर क्या होगा? सबसे पहले तो आर इंटू एस सब एन एट द रेट ऑफ आई। तो ए बराबर एनडी कितने की है? 20,000 रुपए की। एनडी कितने की? 20,000 रुपए की। अब एस सब एन एट द रेट ऑफ आई माने क्या होगा? 1 + i की होल पावर n-1/i होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको 1.07 की होल पावर 12 इसकी वैल्यू गिवन है आपको कितनी? 2.2521959 -1 करेंगे, डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7%। और जो निकल के आएगा उसकी 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जरा जल्दी से करना शुरू कर दीजिए। ये हो जाएगा 2.525219,159 -1 कर दिया। ये वैल्यू आपको गिवन थी 20,000। 2.25219159 -1 डिवाइडेड बाय 0.07 इंटू 20,000। तो -1 डिवाइडेड बाय 0.07 इंटू 20,000। ये वैल्यू जो निकल के आई ये रेगुलर एन्युटी की वैल्यू निकल के आई। ये किसकी वैल्यू निकल के आई? रेगुलर फ्यूचर वैल्यू और एन्युटी में रेगुलर एन्युटी की वैल्यू निकल के आई। जो भी आंसर निकल के आएगा उसको 1 + i से इंटू कर देंगे, तो इंटू 1.07 और कर दीजिए। यह आ गया 382812। 382812 1.85 आ रहा, तो आंसर आ गया 382813। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो याद रखिएगा, जब भी कभी एन्युटी ड्यू का केस होगा तो उस कंडीशन में ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो ए निकालते हैं वैसे ही निकाला मैंने, और जो भी फाइनल ए निकल के आया उसको क्या कर दिया? 1 + i से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अनन्या इज द मदर ऑफ सत्या। अब देखिए ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो अनन्या इज मदर ऑफ सत्या, अनन्या इज मदर ऑफ सत्या। सत्या का जेंडर भी पता नहीं है, ये हो सकता है मेल हो सकता है फीमेल हो, लेकिन ये मदर है तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको सॉरी इसको राउंड करना पड़ेगा। अनन्या इज मदर ऑफ सत्या, ठीक है ना। एंड श्याम इज द सन ऑफ भीमा, होगा भैया, श्याम जो है वो सन है किसका, भीमा का। अब भीमा का भी जेंडर क्लियर नहीं है, हो सकता है ये मेल हो सकता है फीमेल हो, नाम पे मत जाइएगा। शिवा इज ब्रदर ऑफ अनन्या, अनन्या का ब्रदर कौन है, शिवा, ये ब्रदर है, ठीक। इफ सत्या इज सिस्टर ऑफ श्याम, सत्या जो है वो सिस्टर है किसकी, श्याम की। श्याम एक मेल पर्सन है और ये किसका बच्चा है, भीमा का। इसका मतलब ये एक फीमेल पर्सन है तो इसके हस्बैंड कौन होंगे, भीमा होंगे, भीमा। अब ये क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है हाउ भीमा इज रिलेटेड टू शिवा, भीमा का शिवा से क्या रिलेशन है। अब शिवा की सिस्टर कौन है, अनन्या, और सिस्टर के हस्बैंड इक्विवेलेंट टू ब्रदर, ब्रदर मैंने आपको बताया था ये कानून की वजह से इन्हें भाई बोलेंगे। भाई शिवा की सिस्टर अनन्या, अनन्या का जो हस्बैंड है वो कौन है, शिवा, वो भीमा है, तो ये इसका हस्बैंड तो ना कहलाएगा, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट टू ब्रदर होगा। किसकी वजह से, कानून की वजह से। तो शिवा इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ भीमा एंड भीमा इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ शिवा। तो आंसर क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ। आंसर क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A box contain 25 paise coin, 10 paise coin and 5 paise coin in the ratio 3:2:1। इस टाइप का क्वेश्चन, अब कॉइंस वाला क्वेश्चन मैक्सिमम उम्मीद होती है कि पेपर में मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि बैग वाला कॉइन वाला क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलता है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अब एक बैग है, इस बैग में सिक्के पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इस बैग में सिक्के पड़े हुए हैं, कौन से वाले सर, एक तो 25 पैसे वाले, एक 10 पैसे वाले और एक 5 पैसे वाले, ये 3 सिक्के पड़े हुए हैं। किस रेशो में पड़े हुए हैं सर, 3:2:1। माने ये हो गए 3x कॉइन्स, ये हो गए 2x कॉइन्स और ये हो गए 1x कॉइन्स। और वो कह रहा है द टोटल मनी इज ₹40। तो अब मनी कितना है, ये तो कॉइन्स है, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 40 नहीं कह रहा है, टोटल मनी इन द बैग इज ₹40। ये एक कॉइन की वैल्यू 25 पैसे, तो 3x कॉइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75x पैसे, प्लस एक कॉइन की वैल्यू 10 पैसे, तो 2x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी, 20x पैसे। एक कॉइन की वैल्यू 5 पैसे, तो 1x कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, 5x पैसे। बराबर क्या होना चाहिए, 40 रुपए है, पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो और लगा दिए, तो ये 80 और 100 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई सर। x की वैल्यू 40 का मतलब हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन्स आर देयर, हाउ मेनी रुपीज 5 कॉइन्स आर देयर। 5 वाले कितने कॉइन, 5 पैसे वाले 5 पैसे कॉइन्स आर देयर। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर कितना हो जाएगा, 40। अगर ये 25 पैसे वाले कॉइन कहता तो 120, 10 पैसे वाले कॉइन कहता तो 80। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मिस्टर प्रकाश इन्वेस्टेड मनी इन 2 स्कीम्स से ए एंड बी। मिस्टर प्रकाश ने, ये मान लीजिए यही है मिस्टर प्रकाश, और ये जो मिस्टर प्रकाश है समझदार आदमी है, इन्होंने क्या करा, 2 स्कीम में पैसे लगा दिए ए और बी में, ठीक है ना। ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% एंड 9% पर एनम। इस पे मिल रहा है 8% पर एनम का ब्याज और इस पे मिल रहा है 9% पर एनम का ब्याज। वो कह रहा है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्योर्ड these through these two schemes together in 2 years, 2 सालों में, in 2 years, 2 सालों में टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया, ₹4818.30, ₹4818.30, इतना पैसा इसने एज अ इंटरेस्ट कमाया, ये इंटरेस्ट कमाया, ठीक है ना। अब वो कह रहा था टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड ₹27,000, माने इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के मिस्टर प्रकाश के पास कितने रुपए थे, 27,000 रुपए थे। मिस्टर प्रकाश के पास कितने रुपए थे, 27,000 रुपए थे। बात समझ में आ गई।
वो कह रहा है व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। तो बताओ स्कीम ए में कितना पैसा लगा होगा। अब इसको ना देखिए एक्स और वाई मान के बिल्कुल मत करिएगा, इस क्वेश्चन को एक्स और वाई मान के बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो बहुत लेंदी जाएगा। ऑप्शन से लेके चलिए। अगर मान लेते हैं मिस्टर ए ने 12,000 लगाए, तो मिस्टर बी की इन्वेस्टमेंट 15,000 होगी, क्योंकि टोटल 27,000 रुपए है। मिस्टर ए ने 12,000 लगाए तो मिस्टर बी ने 15,000 लगाए। अब 12,000 का 8% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कहां गया क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगाओ, 12,000 पे 8% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। 15,000 पे 9% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, और दोनों का सम चेक करो कि 4818.30 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जरा फटाफट से करना शुरू करिए। 2 साल पे वो 12,000 रुपए पे 2 साल का 8% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो सीआई बराबर क्या होगा, सीधे 12,000 1.08 की होल पावर 2 माइनस 1, ठीक है ना, ये चेक कर लीजिए। 1.08 इंटू दबा के 2 और -1 और इंटू 12,000, यह आया ₹1996.8। अब 15,000 पे निकालिए 9% के हिसाब से, तो 1.09 इंटू दबाकर इक्वल -1 और इंटू 15,000, ये आया। दूसरे वाले का आया, ये तो मिस्टर ए का आ गया, और मिस्टर बी का कितना आया इंटरेस्ट, ₹2821.5। अब जरा चेक करिए इन दोनों का टोटल, ये 4818.30 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो प्लस 1996.8 बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। अगर पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता फिर दूसरा चेक कर दे, तीसरा चेक कर दे, चौथा तो आंसर होता ही होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक्स और वाई मान के बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान उठा जाएंगे, आप इसमें घूमते रह जाएंगे, आप अपना समय बर्बाद कर देंगे जो कि बेशकीमती है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। वो कह रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन द फोटो इन द फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ में एक आदमी की तस्वीर बनी हुई थी, ये एक मैन है, इसकी तरफ फिंगर रेस करते हुए द पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ खुशी से, मान लीजिए इसको खुशी बोल देते, ये खुशी है, इसकी तरफ उंगली दिखाते हुए खुशी बोली दिस मैन, माने ये मैन, मैन सन सिस्टर, माने ये जो मैन है उसका जो सन है उसकी जो सिस्टर है, मैन सन सिस्टर इज माय मदर इन लॉ। ये किसकी मदर इन लॉ है, ये खुशी की मदर इन लॉ है, माने इसके बेटे के साथ खुशी की शादी हुई होगी, इसके बेटे के साथ खुशी की शादी हुई होगी, और ये हमारा मैन था। ठीक है ना, वो कह रहा है हाउ इज द खुशीज हस्बैंड, खुशी का जो हस्बैंड है, रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, इस आदमी से किस तरीके से कनेक्टेड है, माने इसकी बात कर रहा है, ये जो हस्बैंड है इसका इस मैन से क्या रिलेशन है। तो जरा देखिए दो जनरेशन का गैप हो रहा है, तो that husband is the grandson of that man, and man is the grandfather of that husband of the खुशीज husband। ठीक है ना, तो वो कह रहा है हाउ खुशीज हस्बैंड, माने हस्बैंड के रेस्पेक्ट में कह रहा है, तो हस्बैंड इज द ग्रैंडसन ऑफ दैट मैन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। A farmer borrow rupees 3,600 at the rate of 15% simple interest per annum। ठीक है साहब, at the end of 4 years he cleared the account by paying rupees 4,000, 4,000 रुपए तो ये दिए, एंड अ काउ, और एक साथ में गाय दे दी। बोले साहब पैसे नहीं है, खत्म हो गए, सिर्फ एक 4,000 रुपए और ये मेरी गाय है, ये भी ले जाओ। तो वो कह रहा है बताइए द कॉस्ट ऑफ द काउ इज, तो बताइए काउ की कॉस्ट क्या होगी। तो पहले तो भाई साहब फार्मर ने कितने पैसे उधार लिए, 3,600 रुपए। किस रेट पे लिए, 15% पे लिए। ठीक है ना, एट द एंड ऑफ 4 ईयर, तो पहले तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 3,600 का 15%, ये तो 1 साल का ब्याज आ गया 540 रुपए। 4 सालों को इंटू 4 कर दिया, 2,160 रुपए। देने कितने पैसे थे, 3,600 और देने थे, माने 5,760।
टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा इसे, ₹5760। 4 साल बाद इसे 5760 रुपए देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? दिए कितने इसने, 4000 रुपए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगी, काउ की कॉस्ट होगी, ठीक है ना। तो 1760 रुपए क्या हो गया, आंसर आ गया द वैल्यू ऑफ द काउ या द कॉस्ट ऑफ द काउ। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:11, तो नंबर्स हम क्या मानते हैं, 7x और 11x। इफ 7 इज एडेड टू ईच नंबर, दोनों में 7 ऐड कर दिया गया, देन द न्यू रेशियो बिकम्स 2:3। अच्छा जी, देन द नंबर्स आर, जरा ध्यान से देखिए, आपको ये दोनों नंबर्स गिवन है, तो हम क्यों इसमें फालतू के अंदर मतलब मैथमेटिक्स लगाएंगे, हम सिंपली इसे ऑप्शन से कर लेंगे। सबसे पहले चेक करिए किसका रेशियो 7:11 आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, आंसर तो वैसे यही हो जाना चाहिए। इफ 7 इज एडेड टू द नंबर, इसमें 7 ऐड करो, ये हो गया 56, इसमें 7 ऐड करो, ये हो गया 84। क्या न्यू रेशियो 2:3 होगा, हाँ जी सर, 28 की टेबल से कट जाएगा, 28 2 जा 28 3 जा, तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे मैथमेटिकली करता तो मैं करता 7x प्लस 7 अपॉन 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 2/3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता, x की वैल्यू निकल के आती, फिर दोनों वैल्यूज निकल के आती, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, कह रहा है विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अच्छा जी, हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल। अब जरा ध्यान से देखिए, विनोद इंट्रोड्यूस विशाल, अब इसका नाम विनोद लग नहीं सकता कि वैसे तो लड़की है ये, लेकिन मान लेते हैं ये विनोद है। विनोद ने विशाल को इंट्रोड्यूस किया, माने विशाल एक लड़का है, विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज द सन ऑफ द, ये सन है, विशाल इज द सन, विशाल इज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर, ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, फादर की वाइफ, फादर की वाइफ का जो भाई है वो कौन है, विनोद है। ये यहाँ पे जो उसके फादर है उनकी वाइफ का जो भाई है उनका बेटा कौन है, विशाल है। तो ये कह रहा है बताइए हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल, तो दे आर द कजन्स, ये कौन होंगे, कजन्स होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों, बहुत ध्यान से देख लीजिए, विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, फादर की वाइफ का जो भाई है उसका बेटा कौन है, विशाल, तो ये दोनों कौन हो गए, कजिन्स हो गए। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर एक आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट टीवीएम का क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिए, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹1500 फॉर 2 years इज ₹96, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं तो कहूंगा इसको आप ऑप्शन से चेक करिए, ज्यादा बढ़िया रहेंगे, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है आपको, इसे ऑप्शन से चेक करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके लेके चलिए और चेक करिए डिफरेंस 96 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ये बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता क्या है, पी तो कॉमन आ जाता है, ये आता है 1 प्लस आई की होल पावर एन, माने 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन माइनस 1 माइनस आर टी अपॉन 100, यही होता है। अब आप इसको वैल्यू को भूल जाइए, अब आपको बाकी सारी चीजें पता है, जैसे प्रिंसिपल कितना है 1500, टाइम कितना है 2 साल, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला ऑप्शन लेके चलिए 9%, तो जरा इसमें वैल्यू लगाइए, 9% लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.09 की होल पावर 2 माइनस 1.18, जरा चेक करिए 1.09 इंटू लगाकर इक्वल -1 माइनस 0.18 और प्रिंसिपल कितना है 1500 इंटू 1500, ये आ रहा है 12 रुपए 15 पैसे, तो आंसर ये तो नहीं होगा, आंसर ये तो नहीं होगा, 9 इंटू 2 करेंगे 18/100 0.18, बिल्कुल ठीक है। दोबारा से कर ले एक बार, 1.09 इंटू दबाकर इक्वल -1 माइनस 0.18 और जो निकल के आया इंटू 1500, नहीं सर ये नहीं आ रहा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 8% का, तो 1 पॉइंट, अब यहां पे ले लेंगे 1
08 की होल पावर 2 -1 माइनस 8 दूनी 16 0.16, तो 1.08 इंटू दबाकर इक्वल -1 माइनस 0.16 और इंटू 1500 9.6, ये 9.6 होगा बेटा, यहां सही कर लेना या इसे 15,000 कर लो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8% पे आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8%। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का। वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है भाई, वो डेटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद इकट्ठा करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं। अब प्राइमरी डेटा क्या गवर्नमेंट करेगी, नहीं। रिसर्च आर्टिकल्स करेंगे, नहीं। जर्नल्स करेंगे, नहीं। क्वेश्चन फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर, बिल्कुल ठीक, यही वाला ऑप्शन होगा। देखो ये भी हंस रही है, कह रही है ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है सुमन इज डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश। सुमन इज सुमन इज डॉटर इन लॉ, माने सुमन इज डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश, माने राकेश की क्या हो गई, ये बेटे की वाइफ हो गई, ठीक है। अब एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ राजेश, और ये इसकी कौन है, सिस्टर इन लॉ किसकी, राजेश की। ये सिस्टर इन लॉ हो गई राजेश की, ठीक है ना। अब वो कह रहा है रमेश इज द सन ऑफ राकेश। राकेश का बेटा कौन है, यहां लिख दीजिए रमेश। एंड ओनली ब्रदर ऑफ राजेश, ये बात भी ठीक हो गई। फाइंड द रिलेशन ऑफ द सुमन विद रमेश। सुमन रमेश की कौन है, वाइफ है सर, और कौन है, सुमन रमेश की कौन है सर, वाइफ है, और कौन है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 400 सोल्जर पोस्टेड एट एरिया। अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, ये रिपीट हो चुका है, इसका आंसर आएगा 10 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। वो कह रहा है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डबल इटसेल्फ इन 4 इयर्स। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में रुपए एक के रुपए दो हो जाते हैं, रुपए एक के रुपए दो हो जाते हैं कितने सालों में, 4 इयर्स में। 4 सालों में, हर 4 सालों में पैसा डबल हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, टाइम्स इक्वल होता है, हर बार प्रिंसिपल क्या होगा, चेंज होगा। सिंपल इंटरेस्ट में हर बार प्रिंसिपल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें क्या होता है, टाइम सेम होता है, 1 रुपए के 2 रुपए हो गए, मतलब हर 4 साल में पैसे क्या हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप एक की जगह दो लगाए तो दो के कितने हो गए, तो 4 हो गए होते। तो अगले 4 सालों में दो के कितने हो जाएंगे, अगले 4 सालों में दो के कितने हो जाएंगे, 4। अगले 4 सालों में 4 के कितने हो जाएंगे, 8। अगले 4 सालों में, अगले 4 सालों में 8 के कितने हो जाएंगे, 16। अगले 4 सालों में, अगले 4 सालों में 16 के कितने हो जाएंगे, 32। अगले 4 सालों में, अगले 4 सालों में 32 के कितने हो जाएंगे, 64। इस तरीके से चलता रहेगा। अब वो कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स इट बिकम्स 32 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो 32 रुपीज होने में कितना टाइम लगेगा, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20, आंसर हो गया 20 साल। आंसर हो गया 20 साल। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करिएगा वर्बली, कोई फॉर्मूला कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है आपको। बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वो कह रहा है इफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस देन विच टाइप ऑफ कर्व इज फॉर्म। बताइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बनने वाले कर्व को क्या बोलते हैं, ओजाइव। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बनने वाले कर्व को क्या बोलते हैं, ओजाइव बोलते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन 24 एंड 54। तो मीन प्रोपोर्शन में कहां आता है, बीच में आता है। तो 24 अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन 54। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 24 इंटू 54। तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे और शुरू हो जाएंगे। 24 इंटू 54 और जो निकल के आया अंडर रूट, तो आंसर हो गया 36। आंसर कितना हो गया, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
A sum of money double itself in 4 years at certain rate of compound interest. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. In how many years it will be 8 times of itself. तो रुपए एक के कितने हो जाएंगे? रुपए दो. रुपए दो के कितने हो जाएंगे? रुपए चार. रुपए चार के कितने हो जाएंगे? रुपए आठ. कितने सालों में? 4 सालों में. कितने सालों में? 4 सालों में. तो टोटल कितना टाइम लग गया? 12 साल लगे सर. टोटल कितना टाइम लगा सर? 12 साल लगे. बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. इन अ डिपार्टमेंट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इन द रेशियो 3:2. If 2 males and 5 females joins the department, then the new ratio becomes 1:1. Initially, the number of females in the department is. अच्छा चलिए ठीक है. अब अगर बात करें तो नंबर ऑफ मेल्स कितनी हो गई? 3x. नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हो गई? 2x. वो कह रहा है 2 मेल्स एंड 5 फीमेल्स माने 3x प्लस 2 और 5x प्लस, वो सॉरी 2x प्लस 5. 2x प्लस 5. अब इनका रेशो कितना हो गया? 1:1 का. तो आपसे पूछ रहा है बताइए इनिशियली लेवल पे फीमेल्स कितनी थी. तो आपको x की वैल्यू फाइंड करके यहां लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 3. x की वैल्यू कितनी आ गई? 3. तो फीमेल्स कितनी होंगी? 6. फीमेल्स कितनी होंगी? 6. बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाँ जी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है 1 प्लस आई की होल पावर n माइनस 1 इंटू 100. और हियर n ऑलवेज टेकन एज 1 ईयर. n की वैल्यू हमेशा क्या लेके चलेंगे? 1 ईयर. और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इन टोटलिटी व्हाट शुड यू पे. टोटल में आप कितना पे कर रहे हैं ये कौन बताएगा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा. वो कह रहा है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो यहां हो जाएगा ये 1 प्लस 6/200. और एक साल में कितने हाफ ईयर? 2 माइनस 1 इंटू 100. बस यही सॉल्व करना है आपको. जरा फटाफट से सॉल्व कर लीजिए. क्या हो जाएगा ये? 6 डिवाइड बाय 200 प्लस 1 इंटू दबाकर 2 माइनस 1 और इंटू 100. 6.09. आंसर हो गया नन ऑफ दीज. आंसर हो गया नन ऑफ दीज. बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27. ये कह रहा है द CAGR. CAGR का मतलब होता है बेटा जी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. माने आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ इनिशियल वैल्यू ऑफ ₹15,000 एंड फाइनल वैल्यू ₹25,000. माने 15,000 के 25,000 हो गए. कितने सालों में? 3 सालों में. माने 25,000 हो गया आपका अमाउंट, 15,000 हो गया आपका प्रिंसिपल. 1 प्लस आई की होल पावर कितनी हो गई? 3. आपको आई की वैल्यू पूछ रहा है. अब चाहे तो आप ऑप्शन से कर लीजिए, चाहे आप सीधे सीधे एक ऑप्शन से करेंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा. मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट रहेगा. आप पहले इसको डिवाइड में ले आइए. तो ये हो जाएगा 5/3 का मतलब 1.66 इज इक्वल टू 1 प्लस आई की होल पावर 3. मतलब आप चेक करके देख लीजिए किसकी पावर 3 1.66 के बराबर आ रही है. तो ये हो जाएगा 17.56 डिवाइड बाय 100 प्लस 1. ये 1 प्लस आई की वैल्यू निकला. इसकी पावर 3 निकाल के देखिए 1.666 आ रही है नहीं आ रही है. इंटू दबाकर 2 3 नहीं आ रही है. 1.624 आ रही है. हमें चाहिए 1.666. दूसरा चेक करते हैं 18.56. तो 18.56 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू दबाकर 2 3 ये आ रही है 1.666 करके. तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया. आंसर क्या हो गया दोस्तों? सी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इफ 3x minus 2 ratio 5x plus 6 is the duplicate of 2 ratio 3. तो 3x minus 6, 3x minus 2 upon 5x plus 6 is the duplicate of 2 ratio 3. तो इसका डुप्लीकेट कितना हो जाएगा? 4/9. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये हो गया 27x minus 18 is equals to 20x plus 24.
तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 42, x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू 6 का मतलब वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 6 ही आएगा सर, और क्या आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। फिर ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं हम लोग। वो कह रहा है सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। सुरेश की जो सिस्टर है, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। वो किसकी वाइफ है, राम की वाइफ है, ठीक है। राम इज रानीज ब्रदर। राम जो है वो रानी का भाई है। राम जो है वो रानी का भाई है। अच्छा, राम्स फादर इज मधुर। राम्स फादर इज मधुर। राम के फादर कौन है, मधुर है, ठीक है, फादर है तो ये हमने ब्रैकेट कर दिया। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। शीतल जो है वो राम की ग्रैंड मदर है। राम की ग्रैंड मदर शीतल, ठीक। अच्छा, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। रीमा जो है वो शीतल, और रीमा जो है वो शीतल की डॉटर इन लॉ है। शीतल की डॉटर इन लॉ माने यहां रीमा आ गई, ठीक। अच्छा, रोहित इज रानीज ब्रदर सन। रोहित जो है वो रानी के ब्रदर का सन है, ये रोहित आ गया, ठीक। हु इज रोहित टू सुरेश। रोहित का सुरेश से क्या मतलब है भाई, ये क्या हुआ, कौन हुआ, ये इसका क्या हुआ, नीज हुआ या नेफ्यू हुआ, सर मेल पर्सन है तो क्या हुआ, नेफ्यू। रोहित इज द नेफ्यू ऑफ सुरेश एंड सुरेश इज द अंकल ऑफ रोहित। तो कह रहा है रोहित इज नेफ्यू ऑफ सुरेश। आंसर हो गया डी। आंसर हो गया दोस्तों इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अ मशीन वर्थ ₹49,490,740 is depreciated at the rate of 15% on its opening value each year. Okay. When its value would reduce to rupees 2,04,50,000, माने इसकी वैल्यू कितने सालों में 2,04,50,000 रुपए रह जाएगी। तो अब ये क्या हुआ, अमाउंट, ये क्या हुआ, प्रिंसिपल, क्योंकि डेप्रिसिएशन का केस है। हमेशा डेप्रिसिएशन के केस में क्या होगा, प्रिंसिपल की वैल्यू बड़ी होगी, अमाउंट की वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि पैसे क्या है, घटते जाते हैं, ठीक है ना। तो 2,04,50,000 बराबर 4,90,740 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। 1 - 15 अपॉन 100 की होल पावर n, ये पता करना है आपको। तो पहले ये वैल्यू उसके डिवाइड में जाएगी, तो ये हो जाएगा 2,04,50 डिवाइडेड बाय 4,90,740, यह आ गया 0.4084 इज इक्वल्स टू, यह आ गया 0.85 की होल पावर n। अब जरा देखिए, इसमें ऑप्शन 5 साल तो है ही, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ये चेक करना है आपको। तो पहले मल्टीप्लाई लगा के देखिए कितनी बार में यहां तक पहुंचेंगे। तो 0.85 इंटू 2, 3, 4 और 5, 5 में आ रहा है 0.4437। 5 में कितना आ रहा है, 0.4437। अगर एक बार इक्वल और दबाऊंगा तो मैं नीचे पहुंच जाऊंगा। मुझे चाहिए एग्जैक्टली 0.4084। तो यहां लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद प्रिंसिपल कितना रह गया हमारा, रुपीस मान के चल देंगे 0.4437। चाहिए कितना हमें, हमें चाहिए 0.4084। तो इन दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, तो हाथों हाथ माइनस कर लीजिए, -0.4084, यह आ गया इंटरेस्ट 0.0353। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% का। टाइम निकाल लीजिए एसआई के फॉर्मूले से। तो टाइम बराबर क्या होगा, एसआई इंटू 100 अपॉन पीआर। एसआई कितना है, 0.0353 इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी कितना है, 0.4437 और रेट कितना है, 15%, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लीजिए, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.4437 और डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया 0.53। 0.53, ये तो 0.53 क्या निकल के आया, ये 0.53 क्या निकल के आया,
ईयर्स। अब ईयर्स को अगर मंथ में चेंज करना तो इंटू 12 कर देंगे, ये आ रहा है 6.636, माने ये हो जाएगा 5 साल 6 महीने। अप्रोक्सीमेट में 5 साल 6 महीने का समय लगेगा। अगर ये 6.36 की जगह 6.5 कुछ आता, माने 0.5 से बड़ी वैल्यू हो जाती, तो हम 7 महीने कंसिडर करते। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है सिंकिंग फंड फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ। सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है, और इन्वेस्टमेंट क्या होगा? हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। तो दैट इज द reciprocal of present value interest factor of a single cash flow, present value interest factor of an annuity। ये क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। भाई किसी का दिया हुआ लोन किसी ना किसी के लिए तो इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, और किसी का किया हुआ इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी के लिए लोन तो होगा ही होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जरा ध्यान से देखिए। ये कह रहा है इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर मदर एंड 3 मैरिड सन। अच्छा जी। 1 अनमैरिड डॉटर। अच्छा जी। आउट ऑफ द सन्स 2 हैव 2 डॉटर्स, ओके, ईच, एंड 1 हैज अ सन ओनली, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर इन देयर फैमिली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जरा ये भी सोच रहे हैं क्या होगा। इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर मदर एंड 3 मैरिड सन। एक तो फादर, एक मदर और 3 मैरिड सन्स, माने इनके 3 बच्चे, ठीक है ना। यहां पे ऐसे करके 3 बच्चे बना लिया और तीनों के शादी हो चुकी है, ठीक है ना। देयर आर फादर मदर एंड 3 मैरिड सन्स एंड 1 अनमैरिड डॉटर, और एक इनके अनमैरिड डॉटर भी है, ठीक है साहब। आउट ऑफ द सन्स 2 हैव 2 डॉटर, इसके तो 2 बेटी है, 2 हैव 2 डॉटर, ठीक। एंड 1 हैज ओनली 1 सन, और इसका सिर्फ एक बेटा है, ठीक है। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। कितनी फीमेल मेंबर है? सर्कल के लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर हो गया 9। आंसर हो गया 9। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज फाउंड टू बी 15:32। तो बॉयज हो गए 15x, गर्ल्स हो गई 32x। वो कह रहा है हाउ मेनी बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एडेड टू ब्रिंग द रेशियो 2:3। तो बताइए कितने हम क्वांटिटीज के अंदर ऐड करें जिससे ये रेशियो 2:3 बन जाए। तो हम क्या करें? 15 अब प्लस एक्स ऐसे रहने दें, और 32 प्लस एक्स बराबर क्या लिख लें? 2/3। हमें एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है, हम तो ये कह रहा है कितनी क्वांटिटी ऐड करें, तो जो क्वांटिटी ऐड करनी है उसको करके देख लीजिए। अब जरा वैल्यू पुट करके देखिए। 15 और 29 कितना हो गया? 34। और 32 और 19 ये कितना हो गया? 51। यस सर, 17 की टेबल से कट जाएगा। आंसर क्या होगा? 19 होगा। आंसर क्या होगा? 19 होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इफ ₹64 अमाउंट टू ₹83.20 इन 2 इयर्स। माने प्रिंसिपल हो गया 64, अमाउंट हो गया 83.20 इन 2 इयर्स, ठीक है ना। व्हाट विल ₹86 टू इन 4 इयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब जरा बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे कहीं नहीं गिवन है कि ये कंपाउंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसका है? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका? 64, अमाउंट कितना है आपका? 83। इन दोनों के बीच का गैप क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट कितना हो गया? 83.2 माइनस 64। 2 सालों का इंटरेस्ट, 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना आया? ये 19.2, ठीक है ना। तो वो कह रहा है व्हाट विल ₹86 अमाउंट टू 4 इयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। आ बराबर कितना हो जाएगा? 19.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2, और प्रिंसिपल कितना हो गया? 64। तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 64, माने रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 15% का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, प्रिंसिपल कितना है? 86, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%,
टाइम कितना है 4 साल। तो क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 86 का 15%, ये 1 साल का इंटरेस्ट, ये 4 साल का इंटरेस्ट, और इसमें 86 जोड़ दीजिए, 137.6। आंसर है ही नहीं इसमें, 137.6। ऑप्शन गलत है होगा और क्या होगा, या 137 कर लीजिए, 137.6 दोबारा चेक कर ले। 86 का 15%, 4 सालों का, प्लस 86, 137.6 ही आएगा, बिल्कुल ठीक आंसर है मेरा। 34 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर आपने देखा हमने कितनी वैरायटी के क्वेश्चन करे, हमने हर टाइप के क्वेश्चन करे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन है। Mr. A invested rupees 10,000 every year for next 3 years at the interest rate of 8% per annum compounded annually. What is the future value of annuity? माने आपसे सीधे सीधे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछ रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होगा, R इंटू एस सब एन एट द रेट ऑफ 5। कितने की एन्युटी है, 10,000 रुपए की। एस सब एन कितने टाइम के लिए है, 3 सालों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%, 0.08। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब जरा देखिए, एस सब 3 एट द रेट ऑफ 0.08 कितना हो जाएगा, 1.08 की होल पावर 3 माइनस 1 अपॉन 0.08, ये वैल्यू निकाल लीजिए। और जो वैल्यू निकल के आए उसकी 10,000 से इंटू कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1.08 इंटू दबाकर 2 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08, और जो निकल के आया उसकी 10,000 से इंटू 32464। आंसर हो गया बी। और यहां पे आके आपका ये सेशन जो है वो दोस्तों हो गया खत्म। और इस सेशन के अंदर हमने 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, और जो कि क्या थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मिक्सअप क्वेश्चन थे, रेशियो के भी क्वेश्चन थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के भी क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन थे, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के भी क्वेश्चन थे। तो इसी तरीके से अगर हम हर क्लास के अंदर ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चन की भी, 40 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हैं, तो 12 सेशन के अंदर हम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। और 500 क्वेश्चन में से 50 से 80 क्वेश्चन आना बहुत छोटी बात है, और करते ही रहेंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हमें समझ में आती है। तो दोस्तों आज का एग्जाम, सर एग्जाम में एक्स्ट्रा पेज मिलेगा, कोई पेज नहीं मिलेगा सर। एक्स्ट्रा एग्जाम के अंदर तभी तो मैं आपको ये 2-2 3-3 स्टेप में करके दिखा रहा हूं। आपको एग्जाम में कोई भी रफ पेपर नहीं मिलेगा, आपकी शीट के पीछे, आपकी बुकलेट के पीछे जो सबसे पेज खाली होता है वो उसी का यूज कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले सीखना पड़ेगा। आप देखिए, मुझे आपको पढ़ाते पढ़ाते पूरा 1 घंटा होने वाला है, 1 मिनट रह गया है, और 1 घंटे में हमने क्या करे, 35 क्वेश्चन कवर करे, जिसमें मैंने आपको समझाते हुए चला हूं। तो अगर आप चुपचाप बैठ के क्वेश्चन करेंगे तो आराम से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा भी लगता है और कुछ क्वेश्चंस में टाइम कम भी लगता है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, और ये जैसे जैसे आप सेशन लेते रहेंगे ना, वो अपने आप ही आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। और हर सेशन के अंदर दोस्तों, हर सेशन के अंदर आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस की वैरायटी मिलेंगी, और वो क्वेश्चंस जो पेपर में आने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको चाहिए 80 प्लस मार्क्स, तो ये 12 सेशन में से एक भी सेशन मिस करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर आप एक भी सेशन मिस करेंगे तो नुकसान आप ही का होगा, 80 प्लस मार्क्स में आप थोड़े से चूक जाएंगे। तो इसलिए इन सेशंस को रेगुलरिटी बेसिस पे देखिएगा। स्केड्यूलिंग आपको पहले से दे रखी है प्रीमियर के तौर पे, और जो भी नोट्स वगैरह है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिए फाइल। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।